हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इस क्लास में हमारा जो क्लास लेक्चर फोर्थ है, आज हम इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो हमारे न्यूटन साहब है, उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को मैंने बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमारा है टर्म थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एवर वन बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कभी भी कोई भी बॉडी अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, अगर मान लेते हैं कि आप दीवार पे एक मुक्का मारते हो, एक पंच मारते हो अपने दीवार पे, ठीक है। अगर आप अपने दीवार पे एक पंच मार रहे हो तो बच्चों आपको तो दर्द महसूस होगा, लेकिन उस दीवार को दर्द नहीं महसूस होगा। उसमें होता है क्या बच्चों कि जितने फोर्स से, जितने ताकत से आपने उस दीवार को पंच किया, उतने ही ताकत से उस दीवार ने भी आपको पंच किया, ठीक है। बस वो आपको दिखता नहीं है, वो महसूस होगा, वो दर्द के रूप में महसूस होता है, ठीक है। या फिर हम एग्जांपल और ले सकते हैं कि जितने फोर्स से आप एक बॉल को फेंकते हो, उतने ही फोर्स से वो बॉल है जो कि वापस आता है, बाउंस बैक करता है। तो जो हमारे न्यूटन है, उनके अकॉर्डिंगली जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, वो ये है कि जब कभी भी अगर एक बॉडी कुछ फोर्स लगाती है दूसरे बॉडी पे, तो दूसरा बॉडी भी उतना ही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगाती है। ओके, ठीक है ना। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चों कि अगर आप दो स्प्रिंग लेते हो, ठीक है ना, स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी। ओके, ये हमारा स्प्रिंग ए है और ये हमारा स्प्रिंग बी है। स्प्रिंग बी को हमने दीवार में अटका दिया है और इससे हमने स्प्रिंग ए को कनेक्ट किया है। बच्चों स्प्रिंग ए को हम लोग 4 न्यूटन के फोर्स से खींचेंगे तो ये भी जो हमारा स्प्रिंग बी रहेगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो भी 4 न्यूटन के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ देखने को हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो इसमें ओवरऑल जो रिजल्ट आता है, इसमें होता है क्या कि अगर एक बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है, यानी एक बॉडी अगर किसी पे एक्शन कर रही है जितने फोर्स के साथ, तो जो दूसरा बॉडी है बच्चों, वो भी उतने ही फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होगा। ओके, दोनों के डायरेक्शंस अलग होंगे, ठीक है। तो जो फोर्स लगाएगा उसका अलग एक्शन होगा और जो रिएक्शन करेगा उसका डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन देखा। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कुछ एप्लीकेशंस जिससे कि वर्क पता चले कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता कैसे, या फिर हमारे डेली लाइफ में यूज कैसे आता है, या फिर कहीं कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन में, पार्टिकुलर वर्क में उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारा पहला आता है वो है कि हमारा जो गन है, गन वाला, ठीक है। हम गन का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ओके, अगर मानते हैं कि कोई आदमी एक राइफल को चलाता है, अगर कोई आदमी एक राइफल को चला रहा है बच्चों, तो जो राइफल से जब आप फायरिंग करते हो तो बुलेट जितनी फोर्स के साथ बाहर निकलती है, बुलेट जितनी फोर्स के साथ बाहर निकलती है, उतने ही फोर्स के साथ जो गन होता है वो पीछे जाता है, ठीक है। जितने फोर्स से हमारा बुलेट आगे जाता है, उतने ही फोर्स से हमारा गन पीछे जाता है। लेकिन बच्चों ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारा गन होता है उसका मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने के कारण जो हमारी गन होती है वो थोड़ी सी ही मूव करती है, ठीक है। और अगर जो चलाने वाला गन फायर, जो मैन है जो गन फायर कर रहा है बच्चों, अगर इसके वेट को अपने शोल्डर के पास रखता है तो उसका शोल्डर टूट सकता है, क्योंकि ये जब रिकॉइल करेगा, जब इसका रिएक्शन बैक में होगा
तो ये उसके शोल्डर को तोड़ सकता है। ठीक है बच्चों, इसी कारण जब भी कोई राइफल चलाई जाती है तो शोल्डर के ऊपर रखे, ताकि अगर पीछे हो तो प्रॉब्लम ना होती हो। ठीक है ना, तो ये हम ऐसे हमारा गन रिक्वायल करता है। ओके, तो यहाँ भी बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हमें देखने को मिल रहा है कि जितनी स्पीड से, जितने फोर्स से हमारा बुलेट आगे जा रहा है, उतना फोर्स से हमारा गन भी पीछे आता है। बट गन की मास ज़्यादा होती है तो उसका जो मूवमेंट होता है बच्चों वो थोड़ा कम होता है। ओके, तो ये हमारा एक केस, हमने गन का केस लिया। सेकेंड केस लेते हैं बच्चों, हम वॉकिंग का केस लेते हैं। ठीक है ना, वॉकिंग का, कि जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से, अपने पैर से हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, पीछे की ओर पुश करते हैं बच्चों, और हमें अर्थ जो हमारा सरफेस होता है, जो धरती होती है, वो हमें आगे धकेलती है, हम उसे पीछे धकेलते हैं अपने पैरों से। जब हम चलते हैं तो हम ऐसे करके इसे पीछे धकेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपने पैरों से अगर हम सरफेस को, अर्थ को पीछे धकेलेंगे तो बच्चों अर्थ हमें आगे पुश करेगा। तो इस तरीके से हम लोग चल पाते हैं। ओके, ठीक है ना, ये हमारा वॉकिंग का केस हो गया कि कैसे हम लोग चलते हैं। कैसे कोई भी आदमी अगर ग्राउंड पे चलेगा तो बच्चों आप बता सकते हो कि जब आदमी चलता है तो वो अपने पैर से अपने सरफेस को पीछे की ओर पुश करता है, तो उसका सरफेस, जो वहाँ का सरफेस होता है, वो उसे आगे की ओर पुश करता है। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। बच्चे यहाँ भी देखिएगा कि जितना फोर्स से आप, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आप अपने पैर से अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लगा रहे हो, उसके अपोजिट में जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी हो रहा है। आप उसे पीछे धकेलते हो, पुश करते हो, तो वो आपको आगे की ओर पुश करता है। ओके, तो यहाँ ये देखने को हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने वॉकिंग का केस देख लिया कि कैसे कोई आदमी चलता है, कैसे हम लोग चलते हैं, और कैसे कोई गन रिक्वायर करता है। ओके, अब हम लोग एक केस लेने वाले हैं बोट का। ठीक है ना, अब हम लोग एक केस लेंगे बोट का। ओके, देखिए, जैसे कि आपका अगर बोट हो बच्चों, मान लेते हैं ये आपका बोट है। ठीक है, ये नदी में चल रहा है बच्चों। जो हमारे पास चप्पू होती है ना, जिससे कि बोट को धकेला जाता है, तो उसमें होता है क्या है कि आप अगर इस डायरेक्शन में हमें जाना है, इस डायरेक्शन में अगर हमें जाना है, ठीक है ना, तो हमारे जो चप्पू रहेंगे वो पीछे की ओर धकेलेंगे। पानी जो चलाते हैं बोट को, वो क्या करेंगे, उस चप्पू से बोट को पानी में पीछे की ओर धकेलेंगे। तो जो हमारा बोट रहेगा वो पानी बोट पे आगे की ओर फोर्स लगाएगा, तो हमारा बोट आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमें अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो हम चप्पू को इस तरफ ढकेलेंगे। अगर इस तरफ हम धक्का देंगे तो हमारा बोट इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, या फिर हमें, अगर हमारा जो बोट है वो रिवर साइड के बैंक लगा हुआ है, किनारे में लगा हुआ है, अगर हमें उसे ये पानी में उतारना हो बच्चों, तो हम उस पर बैठ के अपने चप्पू से या फिर कोई हार्डर सामान से क्या करते हैं, कुछ भी जो भी हमारे पास हो, उससे हम जमीन पे, बैंक पे धक्का देंगे तो हमारा बोट पीछे जाएगा। हम फोर्स लगाएंगे उस चप्पू से, उस बैंक पे, उस किनारे पे अगर हम फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में बैंक हमारे ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोट होती है वो पानी में उतर आती है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा केस कि कैसे कोई नाव पानी में चलता है। या फिर अगर हम, कोई भी आदमी बोट से उतरने लगता है बच्चों, अगर किनारे पे अगर कोई भी आदमी बोट से उतरने लगता है, तो वहाँ भी वही केस आएगा, वॉकिंग का केस आएगा, कि वो अपने पैर से, देखिएगा जब भी अगर आप उतरोगे बोट से, ये नोटिस करने की चीज़ है बच्चों। अगर आप कभी भी उतर रहे हो बोट से, अगर आप उतर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका बोट है वो पीछे की ओर भागेगा, आपका बोट पीछे की ओर भागता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब आप आगे चढ़ते हो, आप बोट पे से आप किनारे पे पैर रखते हो, तो आपका जो पहला पैर होता है वो पहले बोट को पीछे धकेलता है, तो वो बोट आपको आगे पुश करता है, तो आप किनारे पे आते हो और आपका बोट पीछे की ओर पानी में जाता है। तो ये तो आपका, कभी भी अगर आप बोटिंग के लिए जाते हो तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। और रही बात वॉकिंग का केस, तो आप तो पर डे चलते ही हो, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को नोटिस करते हो। तो ये सारा चीज़ हमें लगता है, ये सारा चीज़ हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताता है। ओके बच्चों, या फिर अगर हम बात करें बलून की, अगर हम एक बलून ले लेते हैं या फिर जेट और प्लेन लेते हैं, और जिस डायरेक्शन, अगर हम बलून के हवा भरते हैं बच्चों, अगर हम बलून में हवा भर देते हैं और जैसे ही उसका मुंह खोलेंगे बच्चों, अगर हम उसका मुंह को ओपन कर देते हैं, जो हम बांधे के रखे हैं, जो हमारा बलून है,
मानते हैं कि ये हमारा बलून है और ये हमारा इसका बंधा, ये एयर इसके अंदर है बच्चों, ठीक है, और ये हमारा बलून हो गया। इसके अंदर तो हमारे हवा है, ओके, भरा हुआ है। तो ये जो इसका माउथ बंद है ना बच्चों, ये माउथ इसका बंद है। जैसे ही अगर हम इस ओपन करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, इसके अंदर का हवा इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये जो बलून रहेगा ये इस डायरेक्शन में आगे भागेगा। हवा जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये बलून आगे की ओर जाएगा। तो जो हमारा प्लेन वगैरह होता है या फिर रॉकेट वगैरह होता है, इसी तरह से वो भी वर्क करता है, ठीक है। तो हमने आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा। मैं एक बार फिर से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता देता हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चों ऐसा है कि जब कभी भी जब कोई एक बॉडी एक्सर्ट करता है या फिर फोर्स लगाता है दूसरे बॉडी पे, तो दूसरा बॉडी भी उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है फर्स्ट बॉडी पे। अगर आप अपने दोस्त को या फिर अपने छोटे भाई बहन को एक झापड़ लगाओगे, या फिर अगर आपको कोई टीचर एक झापड़ लगाता है बच्चे, तो अगर आप जितने फोर्स से झापड़ आप लगा रहे हो, ठीक है, उस गाल पे आप पीट रहे हो या फिर आप कहीं पीट रहे हो, उतना ही फोर्स आपके हाथों पे भी लगता है, ओके। तो ये होता है बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने आज देखा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशंस को और उसके कुछ केस को आज हम लोगों ने स्टडी किया, ओके क्लास। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे की टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे, ओके बच्चों, बाय।